Go and Catch a Falling Star by John Donne। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के लीडर माने जाने वाले पोइट जॉन डन 1572 में पैदा हुए थे और 1631 में इनकी डेथ हुई थी। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार सॉन्ग्स एंड सोनेट, जो इनका पोइटिक कलेक्शन 1633 में पब्लिश हुआ था, उसमें से ली गई है। अभी हमने बात की कि जॉन डन की जो डेथ है वो 1631 में हो गई थी। तो ये जो कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये पोस्थ्यूमस कलेक्शन है, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ है। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की अगर बात करें तो मेटाफिजिकल कंसीट्स के अलावा जो सबसे बड़ी ख़ास बातें हैं वो है इन पोइम्स की एब्रप्ट एंड कोलोक्वियल ओपनिंग। ये अचानक से कहीं से भी शुरू हो जाती है इनटू द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि ओपनिंग जो है वो कन्वर्सेशनल होती है। एक स्पीकर होता है जो किसी से बात करता है। तो जो एब्रप्ट ओपनिंग होती है वो अचानक से रीडर्स का अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। अब कोई किसी को सीधा सीधा ये बोलेगा अचानक से कि जाओ गिरता हुआ तारा पकड़ के लाओ, टूटता हुआ तारा पकड़ के लाओ, तो अचानक से ध्यान जाएगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि ये करना पड़ेगा। और ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, हर कोई जानता है, तो जो स्पीकर है वो किसी को ऐसा करने को क्यों कह रहा है। तो एक तो अचानक से कहीं से भी ये पोइम शुरू हो जाती है, तो फिर ये बात चल क्या रही है, स्पीकर जो है ऐसा अचानक से क्यों कह रहा है, वो सब जानने के लिए पोइम को लास्ट तक पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि बड़े अटेंशन के साथ हम पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्ट भी बना रहता है, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो वो लास्ट तक जाते जाते पता चलता है कि अच्छा ये बात थी। तो ये एक टेक्निक है, एक डिवाइस है एब्रप्ट ओपनिंग, रीडर्स की क्विक अटेंशन गेन करने के लिए। कोलोक्वियल ओपनिंग की बात करें अगर इस पोइम में, तो अक्सर कहा जाता है कि कवि कहना चाहता है कि, तो इस पोइम में कवि कह लो या स्पीकर जो है, इसने अपना मन बना लिया कि मैं सीधा सीधा ही कह दूं, स्पीकर से ही बात कर लूं और रीडर से ही बात कर लूं। तो जो स्पीकर है इसमें रीडर से ही मुखातिब हो रहा है, उन्हीं से सीधी बात कर रहा है कि आ जाओ तुम्ही से बात कर लेता हूँ, जो कहना चाहता हूँ वो कह ही देता हूँ। तो जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, वो इस पोइम को पढ़ने पे यूँ फील होता है जैसे रीडर्स हैं। जो स्पीकर है वो सीधा रीडर से यही कहता है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ टूटता हुआ तारा पकड़ लाओ। अब ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, भी टूटता हुआ तारा तो कोई कैसे पकड़ के लाए। तो जो स्पीकर है उसके पास एक सीरीज ऑफ टास्क्स है कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो दूसरा काम दे देता हूँ, वो कर लो। तो इस सीरीज़ के अंदर 7 टास्क्स हैं जो इम्पॉसिबल हैं, वन आफ्टर अदर। वो एक एक करके हमको 7 टास्क देगा, और पहले टास्क से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हर एक टास्क जो है वो इम्पॉसिबल होगा।
तो ये जो 7 टास्क है, जो इम्पॉसिबल टास्क है वो हमको दे रहा है, वो दे क्यों रहा है? इसका पता हमें पूरी पोइम पढ़ करके लास्ट तक जाके पता चलेगा कि अच्छा ये बात थी, इसलिए ये बात ये जो चीज़ें हैं, ये जो टास्क है, ये हमें दिए जा रहे थे। तो पहला टास्क है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो ऑब्वियसली जो रीडर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, वो सुन के यही कहेंगे कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, कोई दूसरा काम बताओ। ठीक है। गेट विद चाइल्ड मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक प्लांट। उसकी जो रूट्स होती हैं वो देखने में काफ़ी हद तक ह्यूमन इन्फेंट से सिमिलर होती है, मानव शिशु से मिलती जुलती आकृति की होती है। तो कहता है कि ठीक है, जाओ किसी मैंड्रेक प्लांट की रूट्स में असली का बच्चा ढूंढ के ले आओ। नहीं, बच्चे जैसा लगता तो है पर असली का बच्चा नहीं मिलेगा उसमें, पॉसिबल ही नहीं है भाई। पौधे की जड़ों के अंदर जो हाँ काफ़ी हद तक शिशु जैसा दिखता है, असली का बच्चा तो मिलेगा ही कहाँ, मिल ही नहीं सकता। और कोई काम बताओ है तो, फालतू बातें मत करो। तो उसने कहा ये फालतू लग रही है तो चलो दूसरा कह देता हूँ। सीरीज़ की बात करें तो चलो तीसरा काम दे देता हूँ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। आपके जीवन के बीते हुए पल, बीते हुए साल, वो कहाँ है? अगर कोई वापस विजिट करना चाहे, अगर कोई वापस देखना चाहे, वापस टटोलना चाहे बीते हुए पलों को, भूतकाल को, तो वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाके देखें? आपने कोई फ़ोटो खींची या कोई वीडियो कैप्चर किया, कोई ऑडियो कैप्चर किया, वो मेमोरी में सेव हो जाता है, इंटरनल मेमोरी में, एक्सटर्नल मेमोरी में। जो अपनी लाइफ है, इसके बीते हुए साल, इसके बीते हुए पल, वो कहाँ सेव होते हैं? वो कौन सी स्टोरेज है, वो कौन सी डिवाइस है जिसमें स्टोर करता है? इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, कहीं तो कोई जगह होगी जहाँ हमारे पास्ट मोमेंट स्टोर किए जाते हैं, बता दो। तो बोलना जी पास्ट मोमेंट ऐसे स्टोर थोड़ी होते हैं, ऐसे कोई जगह थोड़ी है जहाँ रखे जाते हैं। कुछ और पूछो, कुछ और करने को बोलो। तो उसने कहा कि आप लोगों ने किस्से कहानियाँ सुने होंगे जिसमें डेविल का जब भी जिक्र किया जाता है तो उसके क्लेफ्ट फुट का जिक्र किया जाता है। उसका पैर बीच में से चीरा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बकरी या बाकी जानवरों का होता है, ज़्यादातर जानवरों का। तो ये जो पैर है डेविल का, ये बीच में से चीरा किसने लगाया? उसका नाम बताओ। तो फिर से वही ऐसा जिक्र तो कहीं नहीं आता, डेविल के क्लेफ्ट फुट का जिक्र तो आता है, पर उसका पैर चीरा किसने, ये कहीं नहीं मेंशन किया हुआ। जब मेंशन नहीं किया हुआ है तो कोई नाम कैसे ही बताए? तो नेक्स्ट पे चलता है। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड्स माइथोलॉजिकल क्रीचर है डेविल की तरह। मरमेड्स हाफ वुमन हाफ फिश, अपर पार्ट जो है और वो औरत जैसा होता है, और लोअर बॉडी पार्ट जो है वो मछली जैसा होता है। माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, कोई जानता है मरमेड्स, काफ़ी पॉपुलर है। तो मरमेड्स का जिक्र जब किसी कहानियों में किया जाता है तो बताया जाता है कि भाई ये गीत बड़ा अच्छा गाती है, बड़ा मीठा गाती है। मरमेड्स जिनको साइरेन कहा जाता है, जो समुद्र के अंदर नाविकों को अपने मीठे गीत से आकर्षित करके
अपनी ओर बुला लेती है और जब वो जाते हैं तो उनको खा जाती है। ऐसे खूब सारे किस्से कहानियाँ चलते हैं। तो मरमेड्स का गीत जो है वो एक उनके लिए टूल है समुद्र में लोगों को, नाविकों को आकर्षित करके, उनको अपनी ओर बुला करके उनको खा लेने का, उनका भक्षण कर लेने का। तो मरमेड इतना ज़्यादा मीठा गाती है कि लोग जो है अनायास ही उसकी ओर चल पड़ते हैं, उस गीत का पीछा करने लगते हैं। ऐसा जिक्र मिलता है माइथोलॉजी के अंदर। स्पीकर ये कहता है कि मरमेड्स जो गीत गाती हैं इसको सुनते कैसे हैं। अगर कोई सुनना चाहे, मैं सुनना चाहूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे सुनूँ, कानों से सुन जाएगा क्या और कोई डिवाइस लगेगी? अगर सुन जाएगा तो किस जगह सुनेगा, कहाँ सुनेगा, कब सुनेगा? पूरे दिन गाती है या दिन में कोई पर्टिकुलर टाइम होता है तब गाती है? कौन से समुद्र में गाती है, कौन से द्वीप पे रहती है? वो पूरी जानकारी जुटा के बताओ मेरे को कि अगर मैं सुनना चाहूँ तो कैसे सुनूँ, वो सिखाओ मेरे को, वो बताओ मेरे को। तो फिर से जवाब अगर निगेटिव आता है तो चलो अगले पे चलते हैं, फिर एक और काम दे देते हैं। और या फिर और दूसरा विकल्प आपके पास ऐसा न कर पाओ तो टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, यू कैन टीच मी टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। तो मुझे सिखा सकते हो कि ईर्ष्या का दंश जो हर मनुष्य को लगता ही लगता है, उससे अगर कोई बचना चाहे तो कैसे बचे। ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो किसी न किसी विषय को लेकर हर किसी को होती है। धन दौलत को लेके, रूप को लेके, खुशियों को लेके, साज श्रृंगार को लेके, किसी न किसी चीज़ को लेके, दूसरों को देख के इंसान को ईर्ष्या हो जाती है। अब अगर बात करें कि ये सब तो सांसारिक चीज़ है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, जो साधु संत बन जाते हैं, ऋषि मुनि बन जाते हैं, तो उनको भी ईर्ष्या हो सकती है किसी की आध्यात्मिक उपलब्धियों को लेकर के, मेरे को भी ऐसा होना है। तो किसी को जब हम आदर्श मानते हैं तो उसका जैसा बनने की जब हम चाह करते हैं तो वो चाह ईर्ष्या से ही शुरू होती है कि यार इसके पास ये है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे को भी ये बनना है, मेरे को भी ये पाना है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो ईर्ष्या के दंश से बचा नहीं जा सकता। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टास्क मिलेगा अपने को, नहीं बचा जा सकता यार, ऐसा कोई तरीका हम नहीं बता सकते स्पीकर को। तो नेक्स्ट टास्क है फाइंड व्हाट वाइंड सर्व्स हेल्प्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। कोई ईमानदार सोच वाला व्यक्ति हो तो ऐसी कौन सी वाइंड, ऐसा कौन सी कल्चर, ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर, ऐसा कौन सा प्लेस है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा माहौल, ऐसी कौन सी संस्कृति, ऐसा कौन सा देश, गांव, शहर है जहाँ पर ईमानदार आदमी को तरक्की करने में मदद की जाती है कि भाई ये ईमानदार है तो जो जितना ईमानदार वो उतने बड़े ओहदे पे, जो जितना ईमानदार वो उतने बड़े पद पे बैठा हो। अगर कोई ऐसा माहौल, ऐसा गांव, ऐसा स्थान आपने देखा है वो बता दो कि सबसे ज़्यादा ईमानदार सबसे बड़े पद पे, उससे थोड़ा कम ईमानदार उससे कम पद पे, यूं जो है बड़े से छोटे पद पर ईमानदारी के हिसाब से उनको जगह मिली हो ही नहीं सकता। तो जितना ईमानदार वो उतने छोटे पद पे, क्योंकि आगे तो कौन बढ़ेगा, चापलूस और भ्रष्ट। जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट है, जो जितना ज़्यादा करप्ट है वो उतने बड़े पद पे। उस करप्ट व्यक्ति का जो जितना बड़ा चापलूस है, जो ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता, जो बस चापलूसी करके अपना काम निकालना चाहता है, वो उस बड़े ओहदे वाले की ओर ज़्यादा पास होगा। और जो ईमानदारी से अपने काम से काम रखता है उसको कौन पास पटकने देगा। तो ईमानदारी से तरक्की करना
ये अपने आप में एक अपने आप में एक सेटायर है और ऐसी सोशल रियलिटी है जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग जो है उनके अंदर एक प्राकृतिक स्वभाव वाली बात है कि लोग अपने चापलूसों को, अपने करीब रहने वालों को, अपने चाटुकारों को ही आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। तो यहाँ जब 7 टास्क्स की सीरीज पूरी हो जाती है तो स्पीकर आता है कि चलो अब जब आप अपनी नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटीज से, एबिलिटीज से आप वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते जो मैंने आपको दिए हैं, तो फिर सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं जैसे मैथ्स में करते हैं। माना कि x इज इक्वल टू वाई है, माना कि x की वैल्यू 10 है, तो पोइट या स्पीकर जो है वो इसमें अज्यूम करता है कि चलो मान लो आप में नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटीज से कहीं ज़्यादा है। इफ़ डाउ बेस्ड इफ़ यू वन born to strength sites alliteration, beast born alliteration, if thou beast born to strength sites things invisible to see, अगर आप पैदा होते अद्भुत नज़रों के साथ, विचित्र नज़रों के साथ, अगर आपके पास दिव्य चक्षु होते, ऐसी नज़रें आपके पास होती कि आप इनविजिबल थिंग्स को भी, अदृश्य चीज़ों को भी देख सकते। वो चीज़ें जो किसी को दिखाई नहीं देती दुनिया में, अगर आपको दिखाई देती, ऐसी नज़रें आपके पास होती तो अज्यूम करना है आपको। ऐसी नहीं होती किसी, भाई जो अदृश्य चीज़ है वो कैसे दिखेगी आंखों से, मान लो फिर भी आपको दिखती तो। राइट 10,000 days and nights, ऐसी नज़रों के साथ आप 10,000 दिन और 10,000 रातों तक राइड, घूमते, इस दुनिया का टूर करते, चक्कर लगाते। तो ये जो 10,000 days एंड नाइट है, ये एक सिंपली एग्जिजरेशन है। कुल मिला के आप बचपन से लेकर के टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, तब तक इस पूरी दुनिया में घूमते रहते जब तक कि उम्र से आपके बाल बर्फ़ जैसे सफ़ेद ना हो गए हों। तो आप पैदा होते ऐसे दिव्य चक्षुओं के साथ, ऐसी दिव्य नज़रों के साथ में जो अदृश्य चीज़ें भी देख लेती हैं, और फिर आप पूरी दुनिया की घुमाई पे निकल जाते और तब तक घूमते दुनिया जब तक कि आप एकदम बूढ़े हो गए हों, आपके सिर के बाल न सफ़ेद हो गए हों, तब तक ये दुनिया देखते घूमते। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, तो तुम जब इस प्रकार से दुनिया घूमते उन दिव्य नज़रों के साथ में, तो लौट आने पर मुझे बताते ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट वी फेल दी, वो सारे विचित्र, अचरज, आश्चर्य जो तुम्हारे सामने घटित हुए। तो इस दुनिया के सारे अचंभे, इस दुनिया के सारे अचरज तुम मुझे एक एक करके बताते कि मैंने ज़िंदगी भर इन दिव्य चक्षुओं के साथ, इन दिव्य नज़रों के साथ ये अचंभे देखे दुनिया में। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, पर एक बात मैं सौगंध खा के कह सकता हूँ, उन अचंभों में, उन अचरजों में ये कभी न होता कि तुम मुझे बताते कि इस दुनिया में कहीं भी एक भी ऐसी औरत जो खूबसूरत भी है और वफादार भी है रहती है। ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई भी अचंभा हो सकता है, कोई भी अचरज हो सकता है। यहाँ तक जो 7 टास्क हमें शुरू में दिए गए हैं वो भी क्या पता हो जाए
ये तो सौगंध खा के कहता है स्पीकर की हो ही नहीं सकता। अगर कोई खूबसूरत औरत इस दुनिया में रहती है तो वो वफादार नहीं हो सकती, वो पक्का बेवफा ही होगी, वो सोनम गुप्ता ही होगी। तो अब कहीं जाके तस्वीर थोड़ी साफ होती है कि ये जो चल रहा था अभी तक मामला वो किस बारे में था। तो अक्सर जो कहा जाता है कि अगर आप किसी लाइन को बिना छुए बड़ा करना चाहो तो उसके पास में छोटी लाइन खींच दो, उससे बड़ी हो जाएगी, या छोटी करना चाहो तो उसके पास बड़ी लाइन खींच दो, वो छोटी हो जाएगी उस बड़ी लाइन से। ठीक है, ऐसे ही पोइट को अपना पॉइंट प्रूव करना था तो वो उससे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है, अपनी लाइन को उसको बड़ा प्रूव करना था तो उसने छोटी छोटी लाइनें खींची और फिर अपनी एक बड़ी लाइन खींच दी और कहा कि देखो कंपैरिजन करो। उसने इम्पॉसिबल टास्क्स दिए और फिर कहा कि अरे ये भी पॉसिबल हो जाए, और लास्ट में अपना पॉइंट रख दिया कि ये नहीं हो सकता। पर तो सोचो, गिरता हुआ तारा भी कोई पकड़ सकता है, पर इस दुनिया में ऐसी औरत नहीं ढूंढ सकता जो खूबसूरत और वफादार हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ किसी औरत में हो ही नहीं सकती। अगर कोई वफादार है तो वो खूबसूरत नहीं है, और खूबसूरत है तो निश्चित रूप से वो वफादार नहीं है, ये स्पीकर कहता है। इफ़ दाउ फाइंडस्ट वन, तब सारे पाठकों को वो चैलेंज देता है, अगर आपको मिल जाए। आपको सुन के ऐसा लगे कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, खूबसूरत औरतें वफादार हो सकती है, हमें तो पता है, हम जानते हैं किसी को, या चलो हम ढूंढ निकालेंगे। ये तो आपने नई बात बताई है, हम पता करेंगे कोई है क्या। आपको अगर मिल जाए, लेट मी नो, मेरे को भी बताना। सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, क्योंकि उस औरत से मिलने के लिए वो वर्ड काम में लेता है, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। ऐसी तीर्थ यात्रा बड़ी मीठी होगी, बड़ी मज़ेदार होगी, आनंद आएगा ऐसे किसी औरत से मिलने में, वो तीर्थ यात्रा से कम न होगा। गंगा नहा लूँगा मैं तो, मिलाओ तो सही किसी ऐसी औरत से, दर्शन करके धन्य हो जाऊँगा। जानते हो, या कोई मिल जाए बताना मेरे को, मिलूँगा मैं। येट डू नॉट, स्पीकर ने मार लिया अपना यू टर्न कि ना 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 ना, अगर आपको पता भी हो, इवन इफ यू फाइंड वन सच अ वुमन, डू नॉट टेल मी, मत बताना मेरे को। आई वुडंट गो, अभी तो कह रहा था तीर्थ यात्रा की तरह होगा उससे मिलने जाना, अब कह रहा है मत बताना मेरे को, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं मिलूंगा मैं। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़े, जिस औरत को आप जानते हो वो मेरे बगल में ही रहती हो, बगल वाला दरवाज़ा उसी का हो, कि इस दरवाजे में मैं रहता हूँ, इस घर में मैं रहता हूँ, और ये बगल वाला दरवाज़ा, बगल वाला घर पड़ोस में जो है, ये जो खुलता है वो उस औरत का घर है। इतनी दूर भी नहीं जाऊंगा उससे मिलने। दो सी वर ट्रू, हालांकि ये भी चाहे हो जाए कि हकीकत में जिस औरत की आप बात कर रहे हो, जिस औरत को आप जानते हो, वो हकीकत में वफादार हो, हकीकत में खूबसूरत हो, हकीकत में वो दोनों गुण हो जो मैंने कहा है एक साथ नहीं हो सकते। अगर हकीकत में ऐसा हो भी, व्हेन यू मेट हर, जब आप उससे मिले थे। एंड लास्ट, और बाद में आखिर में, टिल यू राइट योर लेटर, जब आपने अपना खत लिखा था मुझे सूचित करने के लिए कि साहब ऐसी औरत को तो मैं जानता हूँ और ये उसका नाम पता है, आप उससे मिल लीजिए, ये आपने खत लिखा, तब तक भी वो वफादार हो, ऐसा हो सकता है। येट, उसके बावजूद भी, सी विल बी फॉल्स, तो लॉयल के लिए इसने ट्रू वर्ड काम में लिया है, तो डिसलॉयल के लिए फॉल्स वर्ड काम में लिया है। येट सी विल बी फॉल्स, येट सी विल टर्न टू बी अ डिसलॉयल वुमन।
वो बेवफा हो जाएगी। और आई कम, आपने मुझे खत लिखा, तब तक तो वो वफादार थी, पर खत मेरे तक पहुंचा और मैं उससे मिलने जाऊं, इतनी देर के अंदर ही शी विल टर्न फॉल्स, शी विल टर्न डिसलॉयल, वो बेवफा हो जाएगी। और आई कम बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। तो 2 और 3 और 1-2 से बेवफाई नहीं करेगी, 2-3 से कर चुकी होगी तब तक, एक आधे से थोड़ी होगा। तो इतनी सी देर में, पलक झपकते जितने समय में, वो 2-3 से बेवफाई कर चुकी होगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी औरत हो भी जो शुरू में खूबसूरत और वफादार हो, पर उसको कई कई लोगों से बेवफाई करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। तो ये जो पोइम है, इसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी हद तक एंटी फेमिनिस्ट है, पर ये स्पीकर या पोइट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड बातें हो सकती है। कि हो सकता है उन्होंने जितनी भी खूबसूरत औरतें देखी हो, जितनी भी खूबसूरत औरतें उनके लाइफ में आई हो, वो उनका दिल तोड़ के गई हो, उन्होंने उनसे बेवफाई की हो, तो माइंड में एक प्रेजुडिस जो है वो बन गया, पूर्वाग्रह बन गया कि खूबसूरत औरतें तो कभी वफा करती ही नहीं है। हमने कईयों को आजमा के देख लिया, खूबसूरत औरतें तो सारी बेवफाई करती है, टिकती नहीं है। अब आपका इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप हो सकता है पोइट से सहमत हो, और ज़्यादातर जैसे नहीं होते तो हो सकता है आप ना भी हों। पोइट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू या स्पीकर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट किया है, और वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड। उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो उनको जनरलाइज किया है और सारी खूबसूरत औरतों पे अप्लाई किया है कि भाई हमने तो कई जगह आजमा के देख लिया, हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है, हमारा विचार तो ऐसा ही है। अब हो सकता है आपका विचार कुछ यूँ हो, जैसे किसी शायर ने कहा है कि अच्छे चेहरे वाले अक्सर तंग दिल होते हैं, हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। हमें तो किसी आज तक खूबसूरत चेहरे वाली ने धोखा दिया नहीं है। तो जो स्पीकर ने अपनी राय रखी है कि नहीं, खूबसूरत चेहरे वाले तंग दिल होते हैं या बेवफा होते हैं, उस पर राय हम तो उस दिन देंगे जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हमारे निजी अनुभव होंगे, उनके आधार पर हम बताएंगे। अभी तक तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। या जो औरत पाठक है वो भी कह सकती है कि भाई औरतों के खिलाफ है, तो हम तो सहमत नहीं है स्पीकर्स की बातों से। खैर, जो शुरुआत के अंदर 7 टास्क्स जो हमें दिए गए थे, क्योंकि वो लास्ट में आके कंपेयर होते हैं खूबसूरत और वफादार औरत की एग्जिस्टेंस के ना होने से, कि ये जो इम्पॉसिबल टास्क है ये हो सकते हैं पर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है इन चीज़ों में, इन 7 टास्क्स में, और एक स्टेटमेंट जो पोइट देता है उसमें, तो ऐसा कंपैरिजन जिसमें अजीब अजीब बातें की गई हो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई हो, इम्पॉसिबल जैसी बातें की गई, और अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग फील्ड से वो चीज़ें ली गई हो। चांद तारों की बात कर ली, माइथोलॉजिकल क्रीचर्स जैसे डेविल है, मरमेड है, इनकी बात कर ली, है ना, फिलोसॉफी की बात कर ली कि एक ईमानदार व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा, ईर्ष्या के दंश से कैसे बचे। तो अलग अलग सब्जेक्ट से ली गई कुछ इमेजरी है, उनको एक साथ रख दिया, और कंपैरिजन भी उनका कहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। तो वो जो 7 टास्क्स हैं उनकी एक सीरीज़ है, वो मेटाफिजिकल कंसीट्स की सीरीज़ इस पोइम में बन जाती है। थैंक यू।